एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग जैसे कि हम लोग कल जो है प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में मैं अपना पीडीएफ जो है शेयर की थी आप लोगों के साथ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मध्यकालीन भारत या बिहार का जो है पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पीडीएफ कह रही मैं नोट्स जो है मेरे पर्सनल नोट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो बने रहेगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मध्यकालीन बिहार या भारत जो है वो 1206 से लेकर 1707 तक का माना जाता है। तो जिसमें हम लोग को दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल दोनों को पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से लेकर 1526 तक है और मुग़ल काल जो है 1526 से लेकर 1707 तक है। जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। और मुग़ल काल में हम लोग पढ़ेंगे बाबर, हुमायूं, सूर्यवंश और हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अंतिम शासक। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये ट्रिक आप लोग याद कीजिएगा तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होंगे, क्योंकि ये जो है 69th बीपीएससी में भी पूछे गए थे, 70 बीपीएससी में पूछे गए थे और 71st बीपीएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चन बने थे कि जो है इनके बाद कौन सा वंश आया था। इस हिसाब से क्वेश्चन बने हुए थे। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि गुलाम वंश जो है 1206 और जो 71st बीपीएससी था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था कि किसका कालखंड जो है सबसे अधिक वर्षों के लिए था। तो उसमें बस नाम दे दिया गया था, उसके बाद आप लोगों को बताना था कि किसका जो है सबसे अधिक वर्षों तक शासन किया था, किस वंश ने। तो इसमें है गुलाम वंश का जो है 1206 से लेकर 1290 तक का कालखंड है, जिसमें कि 84 वर्ष है। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है गुलाम वंश। फर्स्ट नंबर पे है 1290 से लेकर 1320 तक, जो कि 30 वर्ष के लिए खिलजी वंश जो है शासन किया था भारत पे। और नेक्स्ट है तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है, और जिसमें कि कुल 94 वर्ष तक शासन किया था। जिसमें माना जाए तो वर्ष के हिसाब से तो सबसे अधिक 94 वर्ष तक तुगलक वंश ने ही शासन किया था भारत पे। नेक्स्ट है सैन्य वंश जो है 1414 से लेकर 1451 तक है, जो कि 37 वर्ष तक शासन किया था भारत पे। नेक्स्ट है लोधी वंश 1451 से लेकर 1426 तक, जो कि 75 वर्ष तक शासन किया था भारत पे। इसकी ट्रिक जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ दिल्ली सल्तनत को याद करने का। गुलाब खिले तो सांस लो, ये ट्रिक आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग के लिए बहुत फायदे होंगे। गुलाब खिले तो सांस लो, यानी कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश और सैन्य वंश और लोधी वंश। ये इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग मुग़ल काल देखते हैं। मुग़ल काल में बाबर का जो कालखंड था वो 1526 से लेकर 1330 तक था। हुमायूं का 1530 से लेकर 1540 तक। सूर्यवंश का 1540 से लेकर 1555 तक था। हुमायूं बीच में जो है सूर्यवंश ने शासन। सूर्य जो है वो हुमायूं को पराजित करके और फिर हुमायूं जो है भाग गया था ईरान की तरफ, और फिर वहीं पे 15 साल तक रहा था। और उसके बाद शेरशाह सूरी 15 वर्ष के बाद आता है। फिर उसके बाद शेरशाह सूरी को पराजित करके और फिर जो है मुग़ल के तहत शासन करता है भारत पे। और हुमायूं का जो कालखंड है फिर 1555 से लेकर 56 तक है, क्योंकि फिर उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती, अकबर उसको बंदी बना करके रख देता है और फिर खुद अपनी गद्दी पे बैठ जाता है। नेक्स्ट है जहांगीर। अकबर का 1556 से लेकर 1605 तक शासन करता है भारत पे। नेक्स्ट है मुग़ल शासक जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक इसका कालखंड माना जाता है। नेक्स्ट है शाहजहां। सबसे ज़्यादा जो है किसने शासन किया था मुग़ल काल में, तो सबसे ज़्यादा 49 वर्ष तक जो है औरंगजेब ने ही शासन किया था भारत पे मुग़ल काल में। जो है वो 1658 से लेकर के 1707 तक शासन करता है, और अंतिम शासक जो है 1857 तक ही रहते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मध्यकालीन बिहार जो है 12वीं सदी के अंत से लेकर के 13वीं सदी के आरंभ तक होती है। तो 1197 में बख्तियार खिलजी जो है बिहार पर आक्रमण करता है। पहला आक्रमण जो है बख्तियार खिलजी का होता है 1197 में बिहार पे। बिहार तथा बंगाल के जो उस समय है वो मिलाने वाला पहला मुस्लिम तुर्की जो है बख्तियारी खिलजी होता है, और 1198 में दरभंगा जीत लेता है। कर्मनाशा नदी के पूर्व में
करके नालंदा विश्वविद्यालय आक्रमण करता है और नालंदा विश्वविद्यालय ध्वंस कर देता है। करने के बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कब ध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने, या फिर ये पूछ लेता है किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था 1203 में। नेक्स्ट, बख्तियारपुर जो शहर जो है वो उसका स्थापना भी बख्तियार खिलजी करता है। सल्तनत कालीन जो बिहार है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ से आप लोग ये याद कर सकते हैं, जो ऐबक है यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह के बाद जो है इल्तुतमिश, इस क्रम में जो है लोग शासन करते हैं। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में हम लोग पढ़े तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है गुलाम वंश का समय है। और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है, बिहार को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इल्तुतमिश जो है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कि बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला सबसे पहला शासक जो है कौन था, तो इल्तुतमिश जो है बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाने वाला पहला शासक था। अपना सूबेदार जो है बिहार में मलिक जानी को नियुक्त करता है। बलबन जो है दक्षिण बिहार क्षेत्र में गया दिल्ली सल्तनत को मिला लेता है। इसकी जानकारी जो हमें गया के राजा वनराज के अभिलेखों से प्राप्त होता है। और खिलजी वंश और बिहार 1290 से लेकर 1320 इसका कालखंड माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो इस्माइल खां को बिहार भेजता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है इस्माइल खां को बिहार भेजता है और शुक्र सिंह दरभंगा के शासक को पराजित कर देता है। कौन? इस्माइल खां। इस्माइल खां को पराजित करने के बाद दोनों में संधि होती है। तुगलक वंश भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये भी इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में, तो प्लीज़ आप लोग इस पर भी अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और तुगलक वंश का कालखंड माने तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक है। तो बिहार की जो राजधानी है बिहार शरीफ था, मतलब तुगलक वंश जो है इसके समय पे बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। मोहम्मद बिन तुगलक दरभंगा में एक दुर्ग का निर्माण भी करवाता है। दरभंगा का नाम तुगलकपुर कर देता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर देता है। संपूर्ण तिरहुत को नाम परिवर्तित करके तुगलकाबाद करता है। जो हम लोग अभी प्रमंडल है हम लोग का तिरहुत प्रमंडल, उसका पूरा नाम बदल देता है और तुगलकाबाद रख देता है। इस काल आप लोग देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, इस क्रम में आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहता है सैयद वंश का। तो सैयद वंश या सैन्य वंश आप लोग कह सकते हैं। तो स्थापना इसका खिजर खां करता है। कोई भी प्रभावी आक्रमण नहीं हुआ था इसके समय पे। जो सैयद वंश है इसके समय पे बिहार पे कोई प्रभावी आक्रमण नहीं हुआ था। बिहार स्वतंत्र रहा था सैयद वंश के कालखंड में। और यहाँ से आप लोग देख सकते बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इसका खंड में लोदी वंश ने शासन किया था। लोदी वंश जो है कालखंड इसका 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक है। अफगानी वंश था। लोदी वंश कहाँ का रहने वाला था? अफगानी वंश था। और सिकंदर लोदी दरिया खान नुहानी जौनपुर उत्तर प्रदेश भेजता है। किसको? जो लोदी को दरिया खान नुहानी जो है जौनपुर उत्तर प्रदेश भेजता है। और जौनपुर सरकी वंश के शासक हुसैन शाह सरकी उत्तर प्रदेश जौनपुर बिहार पश्चिमी भाग तक विस्तृत है। यहाँ से आप लोग देखें। उसके बाद बहार खान नुहानी, उसके बाद जलाल खान नुहानी। बिहार में नुहानी वंश के बारे में आप लोग इसके संस्थापक जो है बहार खान नुहानी थे या मोहम्मद शाह। बहार खान नुहानी को ही मोहम्मद शाह के नाम से जाना जाता था। बहार खान नुहानी स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है और पुत्र जलाल खां के अंगरक्षक फरीद खां को बना देता है। फरीद खां जो है शेर खां की उपाधि धारण करता है, इसको हम लोग शेर खां के रूप नाम में से जानते हैं। शेर खां, फरीद खां का उसका असली नाम फरीद खां था। बिहार में अफगानी शासन नुहानी के पतन के बाद सूरी वंश 1540 से लेकर 1555 तक नुहानियों के पतन के बाद शासन होता है सूरी वंश का। इसके संस्थापक जो थे शेरशाह सूरी थे और जन्म इसका 1472 से लेकर 1472 या 1486 माना गया है। इसका स्थान जहाँ पे इसका जन्म हुआ था सासाराम में इसका जन्म हुआ था। बचपन का नाम फरीद खां था। पिता इसका हसन खां था, बाबर के दरबार में नौकरी करता था। और यहाँ से आप लोग देख सकते इब्राहिम खां, हसन खां, फरीद खां। भाग्य जो है शेरशाह सूरी बोलते थे कि भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ फेंकूंगा, इनका ये कथन था। और ये जो है कूटनीति के तहत ही मुगल के दरबार में रहते थे, बाबर के नौकरी भी करते थे, मगर बोलते थे कि मैं भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत से खदेड़ फेंकूंगा। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। फरीद खां या शेरशाह और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें सासाराम का प्रशासन जो है दक्षिण पश्चिम भाग बिहार का
वो फरीद खान जीत गया था। और 10 जून 1540 में आगरा में राज्याभिषेक करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने या फरीद खान ने। यहाँ सब लोग देख सकते हैं। बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का युद्ध, 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा था बाबर। और उसके बाद फिर 28 के चंदेरी के युद्ध में ही जो है बाबर हार गया था शेरशाह द्वारा। नेक्स्ट हम लोग को देख सकते हैं 1534 में बंगाल सेना हराकर सूरजगढ़ जीत लिया था कौन? शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं पराजित हो गया था और शेरशाह की उपाधि जो है फरीद खान ने धारण की थी। द्वारा परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन किए गए थे इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो राजधानी पाटलिपुत्र को बना दिया गया था, दुर्ग बनाया गया था पाटलिपुत्र में जो है शेरशाह सूरी ने दुर्ग बनवाया था। और यहाँ देख सकते हैं हम लोग 1540 में पुनः पराजित भारत छोड़ दिया था कौन? हुमायूं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेरशाह सूरी ने सड़क निर्माण करवाया था। जो बंगाल से पेशावर तक जो जीटी रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़के आजम, जो जीटी रोड है उस मतलब शेरशाह सूरी को सड़के आजम भी कहा जाता था। और ब्रिटिश ग्रैंड ट्रंक रोड जो है जीटी रोड, वो वर्तमान में बिहार के जो है गया, औरंगाबाद आदि जिले से गुजरती है। और आप लोग जानते होंगे कि जो बंगाल से पेशावर जो कि पंजाब में पड़ता है वहाँ तक बनवाया गया था जीटी रोड, शेरशाह सूरी के द्वारा ही बनवाया गया था। 1778 ग्रेन चांदी का सिक्का रुपया जिसे कहा जाता था वो, या दाम जिसे कहा जाता था, वो शेरशाह सूरी ने चलवाया था। डाक प्रचलन भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। और प्रत्येक कोस पर सराया गेस्ट हाउस का भी निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1540 में जो है शेरशाह सूरी के मारवाड़ अभियान, शेरशाह सूरी जो है और वर्सेस मालदेव के बीच में हुआ था। मुट्ठी भर, इसी में जो है शेरशाह का एक कथन, शेरशाह बोलते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं आज जो है पूरा जो है मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मैं अपनी जान ही गंवा बैठता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1545 में। 1545 जो है कालिंजर अभियान के दौरान तोप का बारूद दीवार से टकराकर के शेरशाह के ऊपर गिरने पर मृत्यु हो जाती है। जब शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पर जब निकलते हैं तो इसका जो है एक तोप का जो बारूद होता है वो दीवार से टकराकर, कालिंजर का दीवार इतना मजबूत होता है कि शेरशाह सूरी दीवार से टकरा करके वो बारूद का गोला आकर शेरशाह सूरी पर ही गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और कालिंजर के जो शासक थे वो कौन थे? कीरत सिंह जो थे कालिंजर के शासक थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तोप का नाम जो था, जो शेरशाह सूरी के तोप का जो नाम था वो था अस्पा और उक्का, ये दोनों उसके जो है तोप का नाम था। मकबरा जो है हुमायूं का जो मकबरा है वो बनाया गया है कहाँ पे? हुमायूं का मकबरा जो है सासाराम में बनाया गया है। अभी भी वर्तमान में सासाराम में मकबरा है उसका, शेरशाह सूरी का। इस्लाम सूरीपुरा इंडो इस्लामिक स्थापत्य का उदाहरण है। और कनिंगम जो है ये शेरशाह सूरी का जो मकबरा है कनिंगम जो है बोलते हैं कि शेरशाह सूरी का दूसरा ताजमहल। और 1545 से 1555 तक वंशजों द्वारा जो है हुमायूं पुनः स्थापित मुगल साम्राज्य का कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुगल कालीन बिहार में बाबर के बारे में। बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक शासन करता है भारत पे। और बिहार का प्रशासन जो है जलाल खां। हुमायूं 1539 में चौसा बक्सर में जो युद्ध होता है शेरशाह सूरी और हुमायूं पराजित हो जाता है। उसके तहत तो इसका एग्जैक्ट डेट याद करें तो, क्योंकि आजकल जो एग्जाम में जो है एग्जैक्ट डेट ही पूछा जाता है, तो इसका एग्जैक्ट डेट देखें तो 26 जनवरी 1539 को चौसा यानी कि बक्सर में जो है युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। शेरशाह सूरी हुमायूं के बीच में हुआ था और हुमायूं जो है पराजित हो गया था। और उसके बाद जो है फिर 1540 में फिर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। फिर पुनः पराजित हो गया था हुमायूं। फिर उसके बाद वो भाग गया था 15 साल के लिए। फिर 1555 में वापस आता है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है। हुमायूं जो है सिंध गया, फिर उसके बाद ईरान फारस की ओर जा करके तहमास सराय के यहाँ रहा था। और 1545 में कंधार जीता, 1550 में जो है काबुल जीता और 1555 में सिकंदर सूरी को हरा करके दिल्ली पर पुनः अपना स्थापत्य जमा लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं की बात करें तो हुमायूं का जो है 1556 में जो है जो पुस्तकालय था, पुस्तकालय दीन पनाह, जिस पुस्तकालय का नाम था दीन पनाह, वो उसी सीढ़ी से लुढ़क कर उसकी मृत्यु हो गई थी। कि हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते इसकी मृत्यु हो गई।
लोग ऐसा कहना है, एग्जाम में पूछ भी दिया जाता है कि कौन सा शासक है जो जिसके बारे में कहा जाता है कि जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1574 में अकबर बिहार आक्रमण होता है। अकबर का जो है बिहार आक्रमण होता है 1576 में जो है 1576 में पूरे बिहार पर अपना जो स्थापत्य जमा लेता है। 1580 में अकबर बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा देता है और उसके बाद 12 प्रांतों में जो है बिहार को विभक्त करता है। बिहार प्रमुख होता है, जिसमें मतलब भारत को जो है 12 प्रांतों में विभक्त करता है, बिहार उसमें प्रमुख होता है। 1885 लेकर 1887 में पहले ब्रिटिश भारत आगमन हुआ था रॉल्फ फ्रिंच का। और अकबर के द्वारा सर्वप्रथम प्रांतपति जो बनाया गया था मुनीम खां को बनाया गया था और सूबेदार नियुक्त किया गया था बिहार का। किसको किया गया था? बिहार का सूबेदार जो है मानसिंह को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक था इसका शासनकाल। और प्रांतपति सूबेदार जो है लाल बेग को बनाया और पहले राजकुमार सूबेदार जो थे वो शहजादा परवेज थे। यहाँ से भी एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का शासनकाल जो 1627 से लेकर 1658 तक है। और मुमताज़ महल का भाई जो है वो शाइस्ता खां बिहार का सूबेदार नियुक्त करता है। शाहजहाँ जो है जो मुमताज़ महल का जो भाई है शाइस्ता खां उसको बिहार का सूबेदार नियुक्त कर देता है। और बिहार का सूबेदार नियुक्त शाहजहाँ के शासनकाल में विदेशी यात्री जो आते हैं कौन है? पीटर मुंडी जो है शाहजहाँ के शासनकाल में विदेशी यात्री जो है वो पीटर मुंडी जो बिहार आगमन के लिए आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं औरंगजेब के बारे में। औरंगजेब जो है सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन करता है मुगल काल में भारत पे जो है वही औरंगजेब को माना जाता है और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक है। बिहार का सूबेदार दाऊद खां था इस समय। और गया का दाऊद नगर जो की स्थापना जो है औरंगाबाद वर्तमान में जो है औरंगाबाद का नाम जाता है, पहले इसका दाऊद नगर की स्थापना जो है दाऊद खां के द्वारा की गई थी। ये पुत्र जो है इसका औरंगजेब का कौन था? अजीम। पाटलिपुत्र का नाम जो है अजीमाबाद, इसी के नाम पे अजीम के नाम पे रखा था। अपने प्रिय पुत्र के नाम पे ही औरंगजेब जो है अजीमाबाद का नाम रखा था। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फर्रुखसियर जो है इसको घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। 1713 से लेकर 1719 ईस्वी तक फर्रुखसियर का शासनकाल था। फर्स्ट मुगल शासक राज्याभिषेक जिसका पटना में हुआ था कौन है? फर्रुखसियर। और एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का खत्म हो चुका है और यहाँ आप लोग ट्रिक याद कर सकते हैं। इसका ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, याद हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे 7th फर्स्ट बीपीएससी में की। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी जो है आधुनिक बिहार का इतिहास। और आप लोग ज़रूर अगर प्राचीन बिहार का इतिहास नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं और इसमें आप लोग को लगेगा कुछ ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समय बचाने की कर रही हूँ क्योंकि एडीओ का एग्ज़ाम जो है अप्रैल में तय है और वो होकर रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग जल्दी इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। और मेरा इससे कोई मकसद नहीं है, इससे मुझे कोई जो है बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। मैं बस चाहती हूँ कि जो कठिनाई मुझे हुई थी इस सबको समझने में वो आप लोग को ना हो और अच्छे से आप लोग समझ जाए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को फ़ायदा हो जो इसी की तैयारी करें। और ये सिर्फ ये नहीं है कि बस एडीओ के एग्ज़ाम में काम आएगा, बल्कि बिहार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उस सभी एग्ज़ाम में ये चीज़ काम आने वाला है। तो ठीक है, मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।